आज का हमारा फोकस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज। हमने अब तक चार्ज के ओरिजिन के बारे में पढ़ा और हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ओरिजिन को डिस्क्राइब किया। आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी भी चार्ज के अराउंड कोई और चार्ज आता है तो वो चार्ज उस दूसरे चार्ज के साथ कैसे बिहेव करता है, क्या फोर्स अप्लाई करता है और वो किस डायरेक्शन में होती है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अल्टीमेट गोल हमारा आज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट उससे पहले हम टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्क्राइब कर लें जो कि चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये हमारे लिए एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। सो लाइक चार्जेस रिपेल मींस कि इफ़ आई ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्लोजर टू अनदर पॉजिटिव चार्ज तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को दूसरे नेगेटिव चार्ज के करीब लेके आता हूँ तो ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जब अनलाइक चार्जेस आते हैं एक दूसरे के करीब तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्सेस दैट विल बी अप्लाइड ऑन द टू चार्जेस दैट आर अनलाइक विल बी लाइक दिस। वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे होंगे। So these are the two types of forces that can exist between the charges. It depends कि हम like charges को करीब लेके आ रहे हैं या unlike charges को करीब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल को कंसिडर करूँगा। हमने पिछले लेसन के अंदर देखा था कि चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से और दूसरे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सो उस प्रोसेस के अंदर दोनों बॉडीज के ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। लेट्स से कि हमने दो रब्ड पॉलीथीन स्ट्रिप्स को जो कि अलग अलग वूलन क्लॉथ्स के साथ रब की गई हैं उन्हें हम एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। सो अगर एक प्लास्टिक रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, दूसरी प्लास्टिक रॉड को वूलन क्लॉथ के साथ रब किया, तो दो डिफरेंट पेयर्स के अंदर हमने प्लास्टिक रॉड और वूलन क्लॉथ्स को आपस में रब किया। तो जो पॉलीथीन प्लास्टिक रॉड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है और वूलन क्लॉथ के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब वो कर क्या रहा है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो इन दो पॉलीथीन रॉड्स को एक दूसरे के करीब लेके आ रहा है। सो व्हाट फोर्स डू यू एक्सपेक्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज? यस, इट विल बी रिपल्जन because both the rods carry the same charge and like charges repel each other. सेम सिनेरियो बनेगा अगर हम एक वुलन क्लॉथ को दूसरे वुलन क्लॉथ के साथ लेके आते हैं, प्रोवाइडेड कि हमने उन दोनों को अलग अलग प्लास्टिक रॉड्स के साथ रब किया हुआ है। सो दोनों वुलन क्लॉथ्स के ऊपर सेम चार्ज होगा और दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। व्हाट विल हैपन अगर मैं एक प्लास्टिक रॉड को दूसरे वुलन क्लॉथ के करीब लेके आता हूँ, एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को एक चार्ज्ड वुलन क्लॉथ के करीब लेके आता, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके ऊपर अनलाइक चार्जेस डेवलप हुए हुए हैं। मूविंग ऑन, इस कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करते हैं। हमने कहा है कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी अ लिमिटेड रीजन इन विच a charge can attract or repel other charges। उस लिमिटेड रीजन को जो कि एक चार्ज के अराउंड होता है जिसके अंदर वो किसी और इलेक्ट्रिक चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम किसी भी चार्ज के अराउंड उस रीजन को जिसमें वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, उस रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और उन लाइंस के ड्रॉ करने का एक सर्टेन स्टैंडर्ड है। राइट। सो लेट्स से एक चार्ज है, उसके अराउंड एक लिमिटेड रीजन है जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सो वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें
किसी भी फील्ड के बारे में दो बातें बताती हैं। दे टेल अस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक द फील्ड इज एट अ सर्टेन पॉइंट। हम ये कैसे जज करते हैं? अगर फील्ड लाइंस क्लोजर हैं, इसका मतलब है उस सर्टेन पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर फील्ड लाइंस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, दे आर फार अपार्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम कहेंगे कि वो फील्ड लाइंस एक ऐसे फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं दैट इज वीकर। दूसरी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें बताती हैं वो है डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन होती है उस फोर्स की जो वो चार्ज लगा रहा होता है किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम एरो जो है वो रैंडमली नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जो भी एरो बनाया जाता है वो ये सोच के बनाया जाता है कि अगर उस पॉइंट पे एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स that another positive charge will experience is drawn on the electric field line। यहाँ पे मैंने फील्ड्स बनाए हैं दो चार्जेस के, इनको मैं बोल रहा हूँ आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज एक आइसोलेटेड चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एक आइसोलेटेड चार्ज है। इनको ज़रा हम अलग अलग कंसिडर करेंगे। राइट, पहले सिर्फ हम पॉजिटिव चार्ज का फील्ड डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। सो एक चार्ज है, उसके अराउंड हमने रेडियल लाइंस बना दी हैं, रेडियल लाइंस बना दी हैं। अब ये क्यों बनाई हैं? हमें इस बात का अंदाज़ा है कि हम अगर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फील्ड की एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो हमें वहाँ पे गैप्स को वेरी करना है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। How the field lines are representing the strength of the field at points A and B. You see that the field lines are quite closer to each other at point A. So इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पॉइंट बी के ऊपर जो फील्ड लाइंस हैं दे आर मच फार अपार्ट, सो द गैप इज ग्रेटर बिटवीन देम एट पॉइंट बी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो फील्ड है वो वीक है। सिमिलर इज द केस, ये एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। द गैप इज इंक्रीजिंग एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग के फील्ड इज बिकमिंग वीकर एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज। अब जरा एरो को देखते हैं कि वो जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने हमेशा जहन में ये सोचना है कि हम फील्ड का एरो इस तरह बनाएंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो किस तरफ होगी। So this positive charge will be pushed away by this charge. So this charge is applying a force away from it on another positive charge. That is why the arrows have been drawn outwards. इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन के ऊपर एरो की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम अगेन ये सोचेंगे कि अगर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये नेगेटिव चार्ज एक और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। So electric field lines are telling us about two things about the field. Number one, the strength. Number two, the direction of the force that a positive charge will experience. So अगर एक क्वेश्चन हो और उसमें वो कहे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, अब वो आपसे पूछता है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एक और पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन बताइए। यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन बताइए क्या होगी। तो आप बोलोगे टूवर्ड्स राइट। राइट, दिस विल बी द एरो रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज। बट अगर मैं यहीं पर एक नेगेटिव चार्ज लेके आता हूँ, द फील्ड इज हैविंग द एरो आउटवर्ड्स,
फील्ड लाइन के ऊपर हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज का सोच के एरो बनाया है। अब बताइए कि अगर फील्ड के ऊपर एरो इस तरफ है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज एट द सेम पॉइंट। जिस भी डायरेक्शन में फील्ड का एरो बना होता है, आप उसके अगेंस्ट एक एरो बना देते हो टू रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज। सो एक सिंपल सा रूल है कि अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन का एरो बनाना है, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड का एरो है, फील्ड लाइन का एरो है, उसी डायरेक्शन में आप फोर्स का एरो बना दो पॉजिटिव चार्ज पे। लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर अगर आपने फोर्स का एरो बनाना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऑपोजिट बनाया जाएगा। अगर फील्ड का एरो टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो अगेंस्ट द फील्ड लाइन बनेगी। So this negative charge will experience a force against the arrow that is represented on the field line. Right. नेक्स्ट चीज जो कि हमें सोचनी है वो ये कि अगर एक आइसोलेटेड चार्ज की बजाय एक स्फेयर है, मेटल का स्फेयर है, और उसके ऊपर हमने एक्सेस चार्ज डिपॉजिट किया हुआ है। एक चार्ज स्फेयर है जिसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स किया हुआ है, और एक चार्ज स्फेयर है जिसके ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। इनकी फील्ड लाइंस भी बिल्कुल आइसोलेटेड चार्ज की तरह ही बनती हैं, बट इसके अंदर आपको ये दिखाना होता है कि एक एक्सेस चार्ज डिस्पर्स हुआ है ओवर द सरफेस ऑफ द स्फेयर। सो यू डू नॉट ड्रॉ जस्ट वन चार्ज, आप थोड़े से ज़्यादा चार्जेस बना देते हो। डू नॉट मेक इट मोर देन 6 और 7। मैक्सिमम आप 6 पॉजिटिव या 6 नेगेटिव चार्जेस रिप्रेजेंट कर दोगे। एक नहीं शो करना, एक से ज़्यादा ही शो करने, बट डू नॉट मेक दिस नंबर ग्रेटर देन 6 और 7। अब इसके लिए आपको क्या ख्याल रखना है कि ये जो फील्ड लाइन है, दैट शुड नॉट एंटर इनटू द स्फीयर। द फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द surface ऑफ द स्फीयर एंड goes radially outwards for a positively charged sphere, and it again starts from the surface of the sphere and comes radially inwards into the sphere. Make sure that there is no field line inside the sphere. So keep the sphere empty. Field line must not cross the surface of the sphere. ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आपको दो बातें ही बता रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो स्फीयर से, गैप बढ़ता जा रहा है, फील्ड वीकर होता जा रहा है, and the arrow is representing the force that a positive charge will experience. Definitely this negatively charged sphere will attract a positive charge towards itself, और अगर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो जो भी फील्ड के ऊपर एरो बना हुआ है उसके अगेंस्ट आप फोर्स का एरो बनाओगे ऑन दैट नेगेटिव चार्ज। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। अब दो पैरेलल प्लेट्स कुछ ऐसी हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। एक के ऊपर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है। हाउ विल यू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इसके अंदर जो आपको फील्ड लाइंस बनानी होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल बनानी होती हैं, और एक बात का ख्याल रखना होता है कि the gap between the field lines must be consistent. I have tried to keep the distance between the field lines same. अब यहाँ पर अगर फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस को मैं सेम रख रहा हूँ, तो what is this telling us about the strength of the field? If the gap is uniform, this is representing that the field that exists between the two oppositely charged plates that are parallel to each other is uniform electric field. So the electric field between the two oppositely charged parallel plates is uniform. उसके बीच में जो strength of the field है वो change नहीं होती, वो throughout consistent रहती है, which is different from the field that exists around the charged spheres or isolated charges. The strength keeps on changing as we go radially outwards, और oppositely charged parallel plates के बीच में जो field है वो constant होता है। अभी तक तो हमने strength की बात कर ली। What about the डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस? अगेन हम ये सोचते होते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा।
अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ, दिस पॉजिटिव प्लेट विल रिपेल दैट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव प्लेट विल अट्रैक्ट दैट नेगेटिव चार्ज। और फोर्स एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो एक्सपीरियंस होगी वो away from the positive plate and towards the negative plate होगी, right? So this arrow is representing the direction of the force that another positive charge will experience. So अगर वो कहे कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स का बताइए कि किस तरफ होगी। Yes, I think you have guessed it right. Negative charge will experience a force towards left, but a positive charge will experience a force towards right. जो भी फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन पे पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो फील्ड लाइन के अगेंस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक और तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बोलता है कि एक मेटल स्फेयर है जो कि अनचार्ज्ड है। अनचार्ज्ड का मतलब ये है कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। सो पॉजिटिव and negative charge carriers are equal in number and are uniformly distributed। इस स्फेयर के अंदर बड़े यूनिफॉर्म तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रह रहे हैं। किसी रीजन के अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, किसी रीजन के अंदर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज नहीं है। सो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं पूरे के पूरे चार्ज स्फेयर के अंदर। लेकिन ये सिचुएशन तब तक रहेगी जब इसके करीब कोई और चार्ज्ड बॉडी नहीं है। अब ऐसा होता है कि इसी बॉडी के करीब मैं एक चार्ज्ड रॉड ले आता हूँ। अब उसके ऊपर लेट्स से एक्सेस है पॉजिटिव चार्ज की। Now what this positive charge will do with this sphere? There is no physical contact, no physical contact between these two. But definitely इस excess positive charge का फील्ड बन रहा होगा, और उस फील्ड के अंदर जब ये स्फेयर आएगा तो इस स्फेयर के चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्सेस एक्सपीरियंस होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज जो राइट हैंड साइड ऑफ द स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, it will attract those electrons and will cause them to accumulate on the left hand side of the sphere. What will happen because of it? यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, इस रीजन में एक्सेस हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, और इस रीजन में एक्सेस हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की। ओवरऑल अभी भी ये स्फेयर न्यूट्रल है, बट इसके अंदर बस चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। एक पार्ट ऑफ द स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और एक पार्ट ऑफ द स्फेयर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। सो इस तरह की चार्जिंग को, इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ये इंड्यूस्ड चार्ज तक रहेगा जब तक ये प्लास्टिक का चार्ज रॉड इस स्फेयर के करीब रहता है। जैसे ही ये चार्ज रॉड मैं इस स्फेयर से दूर लेके जाऊंगा, ये चार्जेस फिर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे रह रहे थे। सो इस स्फेयर के ऊपर एक इंड्यूस्ड चार्ज डिवेलप हुआ। उसकी रीजन क्या है? इसकी रीजनिंग हम यूं लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज जो रॉड के ऊपर था उसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, जो कि राइट हैंड साइड ऑफ द स्फेयर पे एग्जिस्ट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको एक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। नाउ दिस कॉजेज एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्फेयर, और डेफिनेटली जिस साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वहां पे एक्सेस हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से एक फोर्स डेवलप होगी बिटवीन दीज टू बॉडीज। This positive charge will attract the negative charge on the left hand side of the sphere, and both of these will attract each other. सेम इंस्टेंस के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स भी डेवलप हो रही है, और इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स भी डेवलप हो रही है। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगी देन द फोर्स ऑफ रिपल्जन, और रिजल्टेंट फोर्स, there will be a resultant force of attraction between rod and sphere। अच्छा, हमेशा ऐसा ही होगा।
अगर मैं एक स्फेयर के करीब जो कि पहले अनचार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसके ऊपर चार्ज है, उसके करीब अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आता हूँ। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्फेयर, और वो जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्फेयर। क्योंकि इस रीजन से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं तो यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन, at the same instance, there are two forces being developed between the rod and the sphere. The negative and positive charges are attracting each other, while the negative and negative charges are repelling each other. But the force of attraction will be greater than the force of repulsion, and the resultant force will again be attractive. क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोजर है नेगेटिवली चार्ज रॉड के, और नेगेटिव चार्ज अवे है फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज ऑफ द रॉड, तो जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगी, रिपल्जन लेस होगी। सो वो इस तरह के क्वेश्चंस करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेटर क्यों है, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की क्यों है, रिपल्जन की क्यों नहीं है। तो आप यही बोलते हो that positive charges are closer to the negatively charged rod, so there is a greater force of attraction than the force of repulsion. अब इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में अगेन प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं है। इसमें सिचुएशन देखते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है जो कि एक मेटल स्फेयर के करीब लेके आते हैं हम। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड टू द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एज द रॉड इज ब्रॉट क्लोजर टू द बॉल। अब हम यहाँ पे मार्किंग देखेंगे, यहाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द स्फेयर? Yes, electrons. And what are the positively charged particles in the sphere? They are definitely protons. So, if you bring a negatively charged rod closer to the sphere, the negatively charged electrons experience force of repulsion and they move towards the right hand side of the sphere. Electrons will move towards the right hand side of the sphere. The question is that what will happen to the positively charged protons? Protons cannot move. In a lattice structure, they cannot leave their places. So आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, यहाँ पे 1 मार्क इस बात का है कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करो कि प्रोटॉन्स रिमेन एट देयर प्लेसेस, दे डू नॉट मूव। Electrons in the sphere are repelled by the rod and they move towards right hand side. तो 1 मार्क हो गया फोर्स ऑफ रिपल्जन आइडेंटिफाई करने का। दूसरा मार्क हो गया कि वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द स्फीयर। थर्ड मार्क ये हो गया ये आइडेंटिफाई करने का कि प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं दे डू नॉट मूव। अब वो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल टुवर्ड्स द रॉड क्यों है। इस बॉल के ऊपर जो फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो टुवर्ड्स द रॉड क्यों है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है बिटवीन द रॉड एंड द बॉल, और फोर्स ऑफ रिपल्जन भी एग्जिस्ट करती है एट द सेम टाइम बिटवीन द रॉड एंड द बॉल। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द राइट मूव कर गए हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्फीयर है दैट कैरीज मोर पॉजिटिव चार्ज and there is an excess of negative charge on the right hand side of the sphere. Force of attraction between the rod and a positive charge on the left hand side is greater than the force of repulsion between the rod and electrons. That is why there is net force towards the rod. The last thing of this chapter is to differentiate between the insulators and the conductors. When we talk about insulators, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड, और वो चार्ज को कैरी करने में इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते। वाइल द कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो एक्सेस चार्ज को फौरन ही अपने अंदर से कंडक्ट करवा देते हैं किसी दूसरे बॉडी के अंदर। सो बेसिक डिफरेंस क्या है? इंसुलेटर्स हैव नो डीलोकलाइज्ड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, while conductors have
फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम स्टैटिक चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम स्टैटिक चार्ज डेवलप करना चाहते हैं बिटवीन टू बॉडीज, तो दोनों बॉडीज जिन्हें हम रब कर रहे हैं, इफ बोथ बॉडीज आर इंसुलेटर्स, तो दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन अगर इनमें से एक भी कंडक्टर है, तो वो फौरन ही अपने अंदर से एक्सेस चार्ज को कंडक्ट करवा देगा और उसके अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव या एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो ये आपने याद रखना है कि अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि कौन कौन से बॉडीज जो है वो अगर उन्हें रब किया जाए तो उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। तो आपने देखना है दोनों बॉडीज क्या होने चाहिए, इंसुलेटर्स होने चाहिए। और एक एक्सपेरिमेंट अगर हमें डिस्क्राइब करना है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा बॉडी जो है वो कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है, तो उसके लिए हम एक ऐसा सेटअप बनाते हैं जिसके अंदर हम एक डीसी पावर सप्लाई लेते हैं और हम एक स्विच लगा देते हैं लाइव वायर के अंदर। देन हम एक बल्ब अटैच कर देते हैं इन द सर्किट, और उसके बाद फिर हम क्रोकोडाइल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं विद वायर्स। ये क्रोकोडाइल कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? Let me share a picture of how do they look like. You might have seen such type of clips जो कि अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। So these crocodile contacts help us in replacing different types of materials here in the circuit. तो उसके थ्रू हम ये जज कर सकते हैं कि वो मटेरियल अगर कंडक्टर है तो ये बल्ब लाइट अप होगा, अगर वो मटेरियल इंसुलेटर है तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। सो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की रॉड्स अवेलेबल हैं, एक मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी। अगर हम मटेरियल ए को इन क्रोकोडाइल कॉन्टैक्ट्स के बीच में रखते हैं, हम देखेंगे ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब क्या है। ब्राइटनेस को मैं कहता हूँ बहुत ब्राइट है। बी को जब हम रखते हैं तो डिम बल्ब होता है। सी को जब हम रखते हैं, बल्ब कोई लाइट एमिट नहीं करता जब हम मटेरियल सी को इन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में रखते हैं। सो हम कहेंगे कि जो सी है इट इज़ एन इंसुलेटर, ए इज़ अ गुड कंडक्टर क्योंकि इसके अंदर बहुत ब्राइट लैंप लाइट अप हुआ है, और बी जो है इट्स अ बैड कंडक्टर, इट इज़ लेटिंग द चार्ज टू फ्लो बट नॉट एज गुड एज द ऑब्जेक्ट ए वाज डूइंग। सो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बारे में आपने क्या याद रखना है? इंसुलेटर्स होल्ड करते हैं चार्ज को, इंसुलेटर्स hold the charge, while conductors conduct the charge. They do not hold the charge, they let the excess charge to flow through them. So that is it for the chapter of electrical charge. हम एक वर्कशीट जरा डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। See you in the next video, inshallah.